So, hello, dear students. I hope you all are doing fantastic. I hope you all are happy and healthy. प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज का अपना जबरदस्त सेशन। हम क्या कर रहे थे प्यारे बच्चे? हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्पॉटिंग एरर्स कर रहे हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चंस आईबीपीएस में पूछे गए, पिछले वर्षों में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं वहां से हैं प्यारे बच्चे। बट ये सभी बैंकिंग के एग्जाम में, चाहे वो कोई भी हो, आप एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क या फिर किसी भी बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ग्रामर आती है, चाहे वो आईबीपीएस का है या नहीं है, सबके लिए ये होलसम है पूरा का पूरा पैकेज। ठीक है, तो आपको इससे बहुत मदद मिलने वाली है। आपको सेशंस में रेगुलर रहना है, रिवीजन करिए, इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज करिए और हर रोज आप लगातार कंसिस्टेंट पढ़ते रहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे स्पॉटिंग एरर्स का पार्ट 4। अब तक हमने इस पर 3 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। जिन बच्चों ने अभी वो सेशंस नहीं देखे, जो न्यू हैं, तो वो एक बार उनको भी गो थ्रू कर लें। चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं आपको वही एडवाइस देना चाहूंगा कि आपके पास एक पेन, एक कॉपी, रजिस्टर जरूर होना चाहिए, ताकि आप हाथ के हाथ विदाउट एनी स्किपिंग इंपॉर्टेंट चीजें वहीं जॉट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम स्पॉटिंग एरर का पार्ट 4 करेंगे बच्चे। शुरू करते हैं, आइए। So before starting this session, there is a disclaimer which says the images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove those images. ठीक है, तो चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। Now, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। Read each sentence to find out whether there is any error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The name of that part, the part is the answer. समझ रहे क्या कह रहा है? देखिए नीचे यहां पर उसने दे दिया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। जिस भी पार्ट में वो एरर है आपको वो सिर्फ चुनना है। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस एरर फ्री है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऑप्शन 1, 2, 3, 4 इनमें कोई एरर नहीं है, तो फिर आपका आंसर ऑप्शन नंबर 5 जो कि नो एरर है वो बनेगा। ठीक है, समझ गए आप? चलिए शुरू करें फिर। पहला सेंटेंस देखिए क्या है। The board of directors want the facilities of car and accommodation for itself. The board of directors want what they want, the facilities of what, of car and accommodation, एक तो गाड़ी की और दूसरा रहने की, for itself। ठीक है, तो चलिए आइए चेक करिए कहां पर एरर है। लीजिए टाइमर लीजिए। चलिए समय समाप्त हुआ। So the board of directors want the facilities of car and accommodation for itself. आइए देखते हैं। So the error is in part 4, option number 4, that is for itself. सॉल्यूशन को समझ लेते हैं एक बार। Replace itself by themselves. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिविंग है, नॉन लिविंग है? डायरेक्टर्स की बात हो रही है ना, पीपल की बात हो रही है, तो इटसेल्फ तो हम नॉन लिविंग थिंग के साथ लगाएंगे ना। The sentence contains an error in part 4. The word itself should be replaced by themselves. I don't think कि बहुत मुश्किल था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। The reason is that board of directors is a collective noun referring to a group of individuals. When a collective noun refers to multiple people, it should take a plural pronoun. In this case, since the board consists of several directors,
The collective pronoun is themselves, not itself, which is singular and used for non-human subject. जैसा मैंने आपको बता दिया, नॉन लिविंग थिंग के लिए itself लगाते हैं, ठीक है. So the corrected sentence would be or should be, the board of directors want the facilities of a car and accommodation. किसके लिए? उनके लिए, for themselves. This makes the sentence grammatically correct by using the plural pronoun for the plural subject. I hope अच्छी तरीके से क्लियर है सब बच्चों को. बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, एकदम आसान क्वेश्चन था. चलें अगले वाले पर. चलिए फिर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने. He asked for permission to go to the cinema, but his mother did not give. He asked, देखो कितना छोटा सा बच्चा परमिशन मांग रहा है सिनेमा जाने के लिए. चलिए जोक्स अपार्ट, आइए देखते हैं क्या कह रहा है. He asked for permission to go to the cinema, but his mother did not give. तो उसने परमिशन मांगी कहाँ जाने के लिए, कि मूवी देखनी है, सिनेमा देखना है. बट जो उसकी मदर थी उसने वो परमिशन नहीं दी. तो देखें जरा एक बार, सही है गलत है. लीजिए टाइमर. चलिए दोस्तों, समय समाप्त हुआ. ये देखते हैं सही आंसर. डिड नॉट गिव, पार्ट 4, ऑप्शन नंबर 4, यहां पर एरर है. अगर हम इसे पढ़ें सेंटेंस को, ही आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो टू द सिनेमा बट हिज मदर डिड नॉट गिव, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि लोग ऐसे ही बोलते हैं, बट ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है. आइए समझते हैं. The sentence contains an error in part 4. The word give should be followed by it. ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए पता ही नहीं लग रहा, बट हिज मदर डिड नॉट गिव. गिव व्हाट? गिव व्हाट स्पेसिफाई तो किया ही नहीं है ना. और परमिशन के लिए क्या लगेगा? इट प्रोनाउन. तो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है ये. The reason is that give is a transitive verb, meaning it requires an object to complete its meaning. In this case, the object is permission. The thing that is given. Without this object, the sentence is incomplete. क्योंकि उसके meaning जो है ना, ambiguous हो जाएगी statement फिर वो. So the corrected sentence should be or would be, he asked for the permission to go to the cinema, but his mother did not give it. It काम करेगा किसके लिए? परमिशन के लिए एज अ प्रोनाउन. ठीक है, आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. ऐसे क्वेश्चन पकड़ना बहुत मुश्किल है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं प्यारे बच्चे. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? आइए देखते हैं. कह रहा है एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, हर अध्यापक और हर स्टूडेंट विद्यार्थी of the school is determined to do their best for the benefit of all. सब के सब determined है, संकल्पित है क्या करने के लिए? Do their best for the benefit of all. सबका भला हो. So every teacher and every student of the school is determined to their best for the benefit of all. ये 1 2 3 4 अगर सारा ठीक है तो ऑप्शन 5 नो एरर. चल ध्यान से बनाना. समय हुआ समाप्त. देखते हैं सही आंसर क्या होगा. तो जो एरर है वो पार्ट 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में है. ऑफ द स्कूल इज डिटरमिन्ड टू देयर बेस्ट, यहां पर एरर बनती है.
रिप्लेस देयर बाय हैज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर है प्यारे बच्चे। अब चाहे इसे प्रोनाउन चैप्टर से समझ लेना, चाहे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से समझ लेना। तो यहां पर जो दियर लिखा है ना, दियर बेस्ट, वहां पर जो दियर है इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय हैज। सिंगुलर प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर प्रीसीडेड बाय ईच और एवरी। जब भी किसी उस प्रोनाउन या नाउन से पहले ईच और एवरी लगा होता है तो हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन आता है। दियर सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, लेकिन वहां पर ईच एवरी जो लिखा है वो सिंगुलर है। इस कारण से हमें देयर को रिप्लेस कर देना चाहिए किससे? हिज से। The reason is that when two singular nouns are preceded by every, as in every teacher and every student, the verb and pronoun used should be also singular. Since every refers to each individual separately, distributive pronoun होता है ना, we use his or her if the gender is specified, ठीक है, to agree with the singular subject। तो his और her का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ईच और एवरी अगर इसके साथ आपको जेंडर लगा हुआ तो जेंडर के अकॉर्डिंग लगा दो, ठीक है। गर्ल के लिए आप क्या लगाएंगे? हाँ, हर बॉय के लिए हिज लगा दिए। और ईच और एवरी लगा हुआ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है तो आप हिज लगाइए, ठीक है। सही सेंटेंस क्या बनेगा? एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल इज डिटरमाइंड टू डू हिज बेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। ईच और एवरी के लिए हिज लगता है, ईच बॉय, ईच गर्ल, ईच मैन, ईच वुमेन, आप जेंडर के अकॉर्डिंग लगा देना, ठीक है। लेकिन क्योंकि ईच और एवरी सिंगुलर होते हैं इसलिए देयर यहां पर बिल्कुल गलत है, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है बच्चे। क्या कह रहा है ये देखते हैं। The officer as well as the clerks, the officer as well as the clerks absented themselves from the office। ठीक है, ध्यान से पढ़ी। देखिए कहां पर एरर बनता है। चलिए समय समाप्त हुआ। The officer as well as the clerk absented themselves from the office। आइए देखते हैं। तो जो एरर है वो कहां पर है? ऑप्शन नंबर 3 में, पार्ट 3 में है। क्लर्क्स एब्सेंटेड देमसेल्व्स, यहां पर एरर बनती है। अब ये एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर से एरर है ये। रिप्लेस देमसेल्व्स बाय हिमसेल्फ, पहले लिख लीजिए फिर मैं समझा देता हूं। रिप्लेस देमसेल्व्स बाय हिमसेल्फ, द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर इन पार्ट 3। द वर्ड देमसेल्फ शुड बी रिप्लेस्ड विद हिमसेल्फ। अब देखिए क्या कारण है। द रीजंस आर दैट द वर्ड एब्सेंट टेक्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एब्सेंट एक ऐसी वर्ब है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उठाती है। एंड द अदर रीजन इज दैट व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड टुगेदर with phrases like as well as, besides, in addition to, apart from, in company of, with, along with, together with, कुछ भी ऐसे लगाओ जिससे जुड़े हुए हैं। The pronoun should agree with the noun that comes first, पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग, यानी कि वहां पर पहले वाला जो नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग, यानी क्लर्क्स के अकॉर्डिंग नहीं, ऑफिसर के अकॉर्डिंग आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए देमसेल्व्स को ऑफिसर के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ रहा है, किसमें? हिमसेल्फ में। वेरी इंपॉर्टेंट एरर, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑल्सो। So the correct sentence would be the officer as well as the clerks absented himself from the office। ध्यान रखना, द ऑफिसर को यहां पर हमने स्टैंडर्ड सब्जेक्ट माना है, इसके लिए देमसेल्फ की जगह हमने हिमसेल्फ लगाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट है। टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लिख लीजिए सब बच्चे।
चलिए, आई होप आप सबने लिख लिया होगा, कंसेप्ट लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, जहां पर क्या कह रहा है, इफ अ सॉफ्टवेयर कंपनी सेंड्स इट्स एम्प्लॉयज if a software company sends its employees abroad to work for a foreign client, किसी फॉरेन क्लाइंट के लिए काम करते हैं अगर वो, they pays themselves a daily allowance, डेली अलाउंस उनको पे करते हैं, खाने के लिए, रहने के लिए अलाउंस तो देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4, और अगर आपको लगता है कि भाई सेंटेंस में कहीं पर कोई एरर नहीं बनती तो फिर ऑप्शन 5 आपको उठाना है। चलिए शुरू करें फिर, लीजिए टाइमर लीजिए। समय समाप्त हुआ, आइए देखते हैं। बहुत ही बढ़िया एरर है, इसीलिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, क्योंकि देखिए अगर किसी ने कंसेप्ट बढ़िया से पकड़ रखा हो, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से तो एरर मिल नहीं सकता। अगर ऐसे एरर मिल जाते कि कहां पर बोलने में कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, हाँ, बोलने में यहां पर अजीब लग रहा है, एरर यहीं पर है, तो ऐसा तो बात बनती नहीं है। ये वाली डिक्शनरी कभी भी काम करेगी नहीं, ठीक है। मैथमेटिक्स की तरह है, रीजनिंग की तरह है, अगर आपके पास लॉजिक्स हैं, रिविजन्स हैं, आपके पास कंसेप्ट है, तो फिर आप एरर निकाल पाएंगे। तो ये जो पार्ट थर्ड है, ऑप्शन नंबर थर्ड है, टू वर्क फॉर अ फॉरेन क्लाइंट दे, यहां पर एरर बनती है। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो दे है, ये सेंटेंस में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दे लगाया है ना, दे पेज, किसके लिए लगाया हुआ है बताइए? एम्प्लॉयज के लिए, सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए, क्लाइंट के लिए, फॉरेन क्लाइंट, किसके लिए? हाँ, फॉरेन क्लाइंट पे करता है डेली अलाउंस, एम्प्लॉयज पे करते हैं, या सॉफ्टवेयर कंपनी? फिर अब आप समझ गए आंसर क्या है, आइए समझते हैं। The sentence contains an error in part third. The word they should be replaced by it. A software company के लिए they लगा देंगे? नहीं, it ना pronoun. The reason is that a software company is a singular noun and the pronoun referring to a singular subject must be singular as well. Since company is a singular noun, the correct pronoun to use is it, not they. So the correct sentence would be, if a software company sends its employees abroad to work for a foreign client, it pays them a daily allowance. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कंपनी सिंगुलर था, दे सिंगुलर वहां पर नाउन है, तो यहां पर सिंगुलर आपको प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, दे की जगह इट बिल्कुल सही होगा। क्लियर है सब बच्चों को? अच्छे एरर है, बढ़िया एरर सा, सीखने को काफी कुछ मिल रहा है आपको, ठीक है। बहुत लॉजिक्स लगाने पड़ रहे हैं, याद करने वाले एरर्स नहीं है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं बच्चे। क्या कह रहा है? द टीचर इंस्ट्रक्टेड द पियन टू लेट द स्टूडेंट्स एंड आई गो इनटू द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल। द टीचर इंस्ट्रक्टेड द पियन क्या? to let the students and I go into the office of principal. चलिए ध्यान से बनाना, लीजिए टाइमर। चलिए समय समाप्त हुआ। द टीचर इंस्ट्रक्टेड द पियन टू लेट द स्टूडेंट्स एंड आई गो इनटू द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल। ये था सेंटेंस प्योर, ठीक है। पढ़ने में सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ग्रामेटिकली पूरी तरीके से सही है, बट ऐसा नहीं है बच्चे, है ना। आइए थोड़ा समझते हैं। जो एरर बनती है वो पार्ट थर्ड में बनती है, ऑप्शन नंबर थर्ड में।
द स्टूडेंट एंड आई। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरर आपको समझना पड़ेगा। द वर्ड आई शुड बी रिप्लेस्ड विद मी एंड वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? क्योंकि यहां पर एक वर्ब है लेट। लेट वर्ब जहां पर भी आपको दिखती है, लिख लीजिए, इफ यू फाइंड दिस वर्ब लेट एनीवेयर in your questions, in your question paper, after this verb there should be always objective case of pronoun. इस वर्ब के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस आता है प्रोनाउन का। तो यहां पर जो आई लिखा है ना, देखिए स्टूडेंट तो सब्जेक्ट की जगह पर भी वही रहेगा और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी वही रहेगा, क्योंकि वो नाउन है। लेकिन प्रोनाउन बदल जाता है। सब्जेक्ट की जगह पर अगर आप आई लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट की जगह पर आप मी लिखते हैं। यस नो? सही है गलत? सब्जेक्ट की जगह ही लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट की जगह हिम लिखेंगे, उधर शी लिखेंगे तो हर लिखेंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो इसलिए ये रिप्लेस हो जाना चाहिए मी के साथ। द रीजन इज दैट आफ्टर द वर्ब लेट वी यूज द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन which in this case is me instead of I. So the objective pronoun is appropriate when it functions as the object of the verb let. Let के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, ये नोट करवा दिया मैंने आपको। सही सेंटेंस बना, द टीचर इंस्ट्रक्टेड द पीएन टू लेट द स्टूडेंट्स एंड मी गो इनटू द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल। ये सही सेंटेंस बना। आई होप सब बच्चों को अच्छे से क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? बहुत ही अच्छे लेवल के एरर यहाँ पर हैं प्यारे बच्चे। प्रोनाउन में ये एरर मेंस के लेवल का एरर है, जल्दी पकड़ में नहीं आता। ठीक है, ये कंसेप्ट जब तक आप कहीं लिखेंगे नहीं, नोट नहीं करेंगे कि लेट एक ऐसी वर्ब है जो ऑब्जेक्टिव केस उठाती है। ठीक है, क्या बोलूं, लेट आई एंटर द रूम और लेट मी एंटर द रूम। क्लियर है ना? इसलिए नोट करिए, इसीलिए इस लेट वर्ब से एरर आती है। चलें आगे। चलो भाई, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने प्यारे बच्चे। क्या कह रहा है? एज अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स यू आर मच बेटर देन हिम। एज अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स, आर्ट का स्टूडेंट है क्योंकि आप, यू आर मच बेटर देन हिम। ठीक है, बनाइए। चलिए फिर शुरू करें। टाइम खत्म हुआ, आइए चेक करते हैं। देखिए यहां पर आपको एक्स्ट्रा टाइम मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये एरर पकड़ना बहुत बहुत ही टफ है, आसान नहीं है। शायद कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये एरर पकड़ पाई होगी। एरर बनती है पार्ट 4 में, ऑप्शन नंबर 4 में। THAN देन के बाद हिम लिखा हुआ है। पढ़ने में तो बिल्कुल सही लग रहा है, हाँ, यू आर मच बेटर देन हिम, लेकिन गलत हो गया। यू आर मच बेटर देन ही होना चाहिए। हालांकि हम कभी ऐसे बोलते नहीं है, ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली ये बिल्कुल करेक्ट है। इसीलिए इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना, फुल ऑफ वेरिएशन है। आइए थोड़ा इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। Replace him by he. When two subjects are being compared, use pronoun in subjective case. The sentence contains an error in part 4. The phrase then him should be replaced by then he. वो पहले वाली लाइन लिख रहा है वो दोबारा से, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं। जब भी कभी कंपैरिजन होगा प्रोनाउन के केस में, तो सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस के साथ, ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस के साथ। इस सेंटेंस को देखिए, यू जो है ना, वो सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट में भी एक जैसा ही रहता है। यू सब्जेक्ट की जगह भी लिख सकते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी। लेकिन अब हम सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं। ये देखिए, यू का कंपैरिजन हिम से कर रहे हैं, नहीं, एक जैसे केसेस होने चाहिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट यू है तो यहां पर क्या आएगा, ही, हिम की जगह ही। ये प्रोनाउन के बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट्स हैं।
ठीक है। तो हमेशा जो एक समान रैंक के जो प्रोनाउन के केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, उनका एक समान के साथ, जैसे ही का शी से आप कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमने वहां पर गलती क्या की है कि हम यू सब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ है और ऑब्जेक्ट की जगह हिम लिख दिया। ठीक है। तो यहां पर यू और यहां पर ही। आई होप क्लियर है। लिख लेना, बहुत अच्छे कंसेप्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, तो अभी तक क्वेश्चन नंबर 7 तक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं, है ना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं बच्चे। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्कर्स एसोसिएशन। ही इंट्रोड्यूस्ड द चेयरमैन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्कर्स एसोसिएशन। पढ़ने में बड़ा सिंपल लग रहा है, एकदम ठीक लग रहा है, बट लॉजिक लगाइए, एक बार चेक करिए सब बच्चे। लीजिए टाइमर। चलिए समय समाप्त हुआ, ये देखते हैं। अब ये सेंटेंस भी पढ़ने में तो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन इसके लिए अगर आपके पास कंसेप्ट है और आप कंसेप्चुअली पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं, बिल्कुल मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं। देखिए ग्रामर पता है क्या होता है, ग्रामर एज कई बार ऐसे बच्चे मुझे मिलते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन में कि जिनको लगता है कि सिर्फ बोलना ही इंग्लिश है या सिर्फ लिखना ही इंग्लिश है। मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में बोलना या इंग्लिश में लिखना इजी है, बट इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश क्यों किसी भी लैंग्वेज में, हाँ, ग्रामेटिकली करेक्ट होकर बोलना या लिखना ये थोड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। अब जो एरर बनती है वो बनती है पार्ट 1 में। पार्ट 1 में एरर है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर 1 में। ही इंट्रोड्यूस्ड, राइट हिमसेल्फ आफ्टर वर्ब इंट्रोड्यूस्ड। ये जो वर्ब है ना, ये हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ आती है। So error in part 1, the phrase he introduced should be followed by himself. The reason is that introduced is a transitive verb, ये एक transitive verb है, and requires the object to be himself when referring to the subject he. तो transitive verb क्या होती है, जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेकर चलती है। तो he का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा, himself। ठीक है। The sentence is talking about the subject introducing himself to the chairman. So himself is the appropriate reflexive pronoun there. So the sentence should be, he introduced himself to the chairman as the president of the workers association. ठीक है, ये बनेगा सही सेंटेंस। ध्यान रखना, इंट्रोड्यूस जो है ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, जिनके तुरंत बाद अपना ऑब्जेक्ट भी लें वो। तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट की जगह पर ही का जो सब्जेक्टिव केस है उसका यहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखते हैं। तो ही के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना क्या, हिमसेल्फ। सो सेंटेंस सही हुआ, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, ही इंट्रोड्यूस्ड टू हिमसेल्फ, इस तरीके से। ठीक है। चलिए, सो ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द चेयरमैन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्कर्स एसोसिएशन, ये ठीक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने प्यारे बच्चे, क्या कह रहा है, आई डोंट अप्रिशिएट हिम हु लाफ एट अदर्स विदाउट एनी रीजन। बहुत बार ऐसे देखा होगा, लोग जबरदस्ती ऐसे ही हंस रहे हैं, हंसी ठट्ठा कर रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है वहां पर हंसने का। तो कई बार अजीब लगता है ना, ऑकवर्ड लगता है। तो कह रहा है आई डोंट अप्रिशिएट, मैं इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करूंगा, किस चीज को, हिम हु लाफ एट अदर्स विदाउट एनी रीजन, किसी बगैर किसी कारण के हंस रहा है।
चलिए बनाइए ध्यान से, देखिए। चलिए समय समाप्त हुआ, आइए देखते हैं। तो यहां पर जो एरर बनती है वो पार्ट 2 में बनती है बच्चे। ऑप्शन नंबर 2 में एरर बनती है, हिम हु लाफ। एक्चुअली हु से एरर बनती है ये। The sentence contains an error in part 2. The word him should be replaced by those. Him नहीं, those लगना चाहिए वहां। The reason is that the context of the sentence refers to people in general who laugh at others, not to a specific person. किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहा है या जनरल टर्म है? जनरल टर्म है ना? हाँ, तो नॉट टू a specific person, him, hence him should be replaced with those as an antecedent of who. Antecedent बोलते हैं जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आते हैं वर्ड। वो 4 वर्ड आते हैं, who, whom, which, that, इनको बोलते हैं एंटेसिडेंट। एंटे मतलब पहले, पहले चलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हु की जगह दोज लगाया हमने और सेंटेंस बना, क्या बना? आई डोंट अप्रिशिएट दोज, सॉरी, आई डोंट अप्रिशिएट हिम। तो हिम की जगह लगा दिया हमने क्या? दोज। आई डोंट अप्रिशिएट दोज, सॉरी यहां पर सही करेक्शन ये होगा, आई डोंट अप्रिशिएट हिम हटाकर दोज लगाओ, दोज। अब हु लाफ, यानी दोज लाफ एट अदर्स विदाउट एनी रीजन, ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं बच्चे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। क्या कह रहा है? यू एंड माई सेल्फ विल एंजॉय द फंक्शन बीइंग अरेंज्ड इन ऑनर ऑफ द न्यू प्रिंसिपल। तो नए प्रिंसिपल के सम्मान में कोई फंक्शन किया जा रहा है, तो यू एंड माई सेल्फ विल एंजॉय, कह रहा है एंजॉय करेंगे फंक्शन को। चलिए देखिए, ये रहे ऑप्शंस और ये रहा टाइमर। ले लीजिए 5 सेकंड 10 सेकंड और ध्यान से बनाइए, बहुत अच्छी एरर है ये। चलिए, आई होप अब हो गया होगा, कर लिया होगा आपने। अब अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस भी बोलने में, सुनने में बिल्कुल सही लग रहा है। यू एंड माई सेल्फ विल एंजॉय द फंक्शन बीइंग अरेंज्ड इन ऑनर ऑफ द न्यू प्रिंसिपल। लेकिन ग्रामेटिकली यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, और ये एरर लोग बहुत ज्यादा एरर कमिट करते हैं while स्पीकिंग, while राइटिंग। क्या एरर है समझते हैं। पार्ट 1 में जो लिखा ना यू एंड माई सेल्फ, ये गलत है। एक्चुअली आप माई सेल्फ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आई का, उसे कभी भी सब्जेक्ट की जगह पर नहीं लिख सकते। अक्सर लोग जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं इंटरव्यू में कहीं भी, तो वहां पर बोलते हैं माई सेल्फ इज दिस एंड दैट। ये बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। माई सेल्फ को कभी भी आप सब्जेक्ट की जगह पर नहीं रख सकते, क्योंकि माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है। दूसरा, माई सेल्फ करके अगर आप कहीं पर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो एक रिप्रेजेंटेशन है एरोगेंस का। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ इज दिस एंड दैट, नो, आई एम, या फिर अच्छा है माई नेम इज, ठीक है। कई बार लोग बोलते हैं दिस इज राधेश्याम गुप्ता, नो, ये भी गलत है, ठीक है। इसमें जो आपकी एरोगेंस झलकता है, इसमें आपका पोलाइटनेस नहीं है, तो वो कर्सी नहीं है इसके अंदर। ध्यान रखना, माई सेल्फ कभी भी सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल ना करें।
देखो क्या कह रहा है, माई सेल्फ की जगह क्या लगाओ, आई लगाओ। बता दिया बच्चे, मैंने आपको सारा वही सारा यहाँ पर लिखा है कि माई सेल्फ का इस्तेमाल कभी भी सब्जेक्ट की तरह नहीं करना चाहिए, इनकरेक्ट होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पर आना चाहिए। ठीक है, सही सेंटेंस क्या बनेगा, यू एंड आई। ठीक है, माई सेल्फ की जगह क्या, सब्जेक्टिव केस आई आ गया। सो यू एंड आई विल एंजॉय द फंक्शन बीइंग अरेंज्ड इन ऑनर ऑफ द न्यू प्रिंसिपल। ठीक है, अब सही बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, लिख लेना। ये एरर पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, मेंस में ऐसी एरर आती हैं। ठीक है, आई होप नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द कैंडिडेट बीइंग अ कॉमर्स ग्रेजुएट, द कैंडिडेट बीइंग अ कॉमर्स ग्रेजुएट, शी इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। ठीक है, वो एलिजिबल है किस पोस्ट के लिए, अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। तो ये कुछ आपका सेंटेंस है, क्वेश्चन है, पार्ट 1, 2, 3, 4। देखिए, बनाइए बच्चों, लीजिए टाइमर। चलिए, समय समाप्त हुआ। ये भी बहुत अच्छे लेवल की एरर है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया लेवल की एरर है ये भी। आइए समझते हैं फिर एक बार। तो सेंटेंस था, द कैंडिडेट बीइंग अ कॉमर्स ग्रेजुएट, शी इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। अब पार्ट थर्ड में जो शी इज एलिजिबल लगा हुआ है, ठीक है, ये गलत है। यहां पर जो ये शी का इस्तेमाल किया है ना, प्रोनाउन का, ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है, विच मीन्स रिडंडेंट है। रिडंडेंट समझते हैं, लिख लो, ये वर्ड बहुत अच्छा होता है, पेपर में आता है, रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब है समथिंग और समवन विच इज नॉट रिक्वायर्ड, इसीलिए सुपरफ्लुअस कहा जा रहा है उसे। ठीक है, पार्ट थर्ड में एरर आ गई, शी शुड बी डिलीटेड। ठीक है, जरूरत नहीं है उसकी। The reason is that subject the candidate is already mentioned at the beginning of the sentence, and adding she after being a commerce graduate creates a redundancy. कितना बढ़िया वर्ड है, redundancy. ठीक है, if something is redundant, which means not required, unnecessary, superfluous, तो she लगाना वहां पर गलत है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। So the correct sentence would be the candidate being a commerce graduate is, she हटाइए, is eligible for the post of accountant। ये सही सेंटेंस बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है बच्चे। 12 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आ गया प्यारे बच्चे। क्या कह रहा है ये देखते हैं। He hates everybody and everything, हर किसी को और हर चीज को हेट करता है। अच्छा, who reminds him of his blunder। ठीक है, जो रिमाइंड कराता है उसको उसकी ब्लंडर मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ब्लंडर, BLUNDER, ब्लंडर। लिख लीजिए, अ बिग टाइम मिस्टेक, अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड इज कॉल्ड ब्लंडर। गैफे, GAFFE, गैफे। ठीक है, फॉपा, लिख लीजिए वर्ड फॉपा, बताता हूं मैं स्पेलिंग, लिखिए FAUX, FAUX, हाइफन लगा दीजिए, फिर लिखिए PASS, और इसको बोलेंगे फॉपा। ठीक है, सो फॉपा का मतलब अब बिग टाइम ब्लंडर, एक ऐसी मिस्टेक जो कभी जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, जो बहुत भारी मिस्टेक है, अ ब्लंडर, अ गैफे, अ फॉपा। चलिए
तो क्या था सेंटेंस? ही हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड हिम ऑफ हिज ब्लंडर। ये था प्यारे बच्चे। टाइमर ले लीजिए। समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं। एक एरर यहां पर आई पार्ट 2 में, पार्ट 2 ऑप्शन नंबर 2 में, एंड एवरीथिंग हु। ठीक है, हु जो है ये एरर बनती है यहां पर। अब थोड़ा सा समझते हैं एक बार। द एरर इज इन पार्ट 2 वेयर हु शुड बी रिप्लेस्ड विद दैट। द रीजन इज दैट who, whom, which and that, these are relative pronouns। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया था। which takes an antecedent, ये भी मैंने आपको बताया, noun or pronoun before them। the relative pronoun that has a special case with antecedents, it comes after the words antecedents such as all, none, only, the same, everybody and everything। who is used for people। अभी देखिए, ये समझिए, मेन यहाँ पर क्रक्स है, यहाँ पर जेस्ट है, यहाँ पर एसेंस है। हु जो है ना वो आप लगा सकते हैं पर्सन के लिए, थिंग के लिए नहीं। लेकिन वहां पर उसने एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग दोनों कहा। दैट दोनों के लिए चलता है बच्चे। हाँ, पर्सन्स के लिए भी चल जाता है दैट, लिविंग के लिए भी, नॉन लिविंग के लिए भी। तो हु तो चल गया एवरीबॉडी के लिए, लेकिन एवरीथिंग के लिए हु कैसे चलेगा? तो अगर हम इसको रिप्लेस कर दें दैट से, सो इट विल वर्क फॉर बोथ एवरीबॉडी एज वेल एज एवरीथिंग। दैट इज व्हाई वी शुड रिप्लेस हु विद द वर्ड दैट। क्लियर है बच्चों? आई होप सबको क्लियर होगा, नोट कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। देयर वर 5 एक्टिव वर्कर्स एंड 3 लेजी वन इन द फैक्ट्री। 5 एक्टिव वर्कर्स थे और 3 कैसे थे? जो कि लेजी थे, सुस्त थे, आलसी थे। चलिए बनाइए फिर एक बार। चलिए समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं। तो यहां पर एक एरर बनती है पार्ट 3 में, ऑप्शन नंबर 3 में, एंड 3 लेजी वन, यहां पर एरर बनती है। समझते हैं। The sentence contains an error in part 3. The phrase lazy one should be replaced with lazy ones। The reason is that the word one is singular, but it should agree in the number with 3। 3 के लिए 1 कैसे रही है? एक्चुअली प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, काउंटिंग मत समझिए इसको। ये यहाँ पर प्रोनाउन है। या तो वो लिख दे लेजी, लेजी वर्कर्स, वर्कर्स ना लिखकर 1 लिख रहा है, लेकिन कितने हैं वो? 3 है ना, तो वंस। तो इस तरीके से बहुत ही बढ़िया एरर बनाई है ना, अच्छी अच्छी एरर लिखी हुई है। सो द करेक्ट सेंटेंस शुड बी और वुड बी, देयर वर 5 एक्टिव वर्कर्स एंड 3 लेजी वंस। वंस है वर्कर्स के लिए इन द फैक्ट्री। इस तरीके से ये सेंटेंस सही होगा। बड़े ही अच्छे लेवल के एरर यहां पर डाले हुए प्यारे बच्चे। यहां पर सीखने को बहुत कुछ है आपके लिए। चलें अगले वाले पर। चलिए नोट करते रहना बच्चे हर चीज को, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे तभी फिर आपको आप रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए जो भी बच्चा स्किप कर देता है, नोट्स नहीं बनाता है, उनको फिर उतना फायदा नहीं होता। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? द सिक्स पार्टनर्स आर एट ड्रैगर्स ड्रोन। ये एक ईडियम होता है। सो दे डू नॉट टॉक टू ईच अदर।
to be at daggers drawn, it's an idiom. तो ये रहे ऑप्शंस आपके पास, देखिए सही है या गलत है। लीजिए टाइमर लीजिए। चलिए समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। पढ़ने में सही लग रहा है या गलत लग रहा है? आइए दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। यहां पर एक एरर बनती है, इंपॉर्टेंट एरर बनती है बहुत, टू ईच अदर, ठीक है। Now this word each other should be replaced by one another. प्रोनाउन चैप्टर से एरर है बच्चे, ईच अदर आप दो के लिए इस्तेमाल करते हैं, लिख लीजिए। ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू, whereas one another is used for more than two. आई होप लिख रहे हैं सब बच्चे, लिख लिया। ईच अदर का इस्तेमाल दो के लिए किया जाता है। अब दो पर्सन हो, थिंग हो, कुछ भी हो, दो होने चाहिए एटलीस्ट, और दो से ज्यादा के लिए वन अनदर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर बात हो रही है 6 पार्टनर्स, तो उनके लिए क्या लगाओगे? ईच अदर? नहीं नहीं, क्या? वन अनदर। वही सारी चीज यहां पर आपको लिखी हुई है ये, ठीक है। Thus the correct sentence should be the 6 partners are at daggers drawn. Daggers drawn क्या होता है? जब लोग कंफ्यूज्ड हो, किसी एक मत पर ना आ पाए, जब सबके विचार अलग अलग हैं, सब कंफ्यूज्ड हैं, कोई एक रेफरेंडम नहीं बन रहा है, कोई एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उसको बोलते हैं द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। द 6 पार्टनर्स आर एट daggers drawn, so they do not talk to one another. So instead of each other, हमने उसे चेंज कर दिया one another के साथ। आई होप सब बच्चे ने नोट कर लिया, सबको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देयर इज नन हु कैन सपोर्ट यू इन दिस क्रूशियल पीरियड। देयर इज नन हु कैन सपोर्ट यू इन दिस क्रूशियल पीरियड। ध्यान से बनाइए, लीजिए टाइमर। चलिए समय समाप्त हुआ। सो देयर इज नन हु कैन सपोर्ट यू इन दिस क्रूशियल पीरियड। पढ़ने में तो ठीक लग रहा है, आइए देखते हैं। एरर बनती है पार्ट 2 में। ऑप्शन नंबर 2 में एरर है, हु कैन जो लिखा हुआ है, यहां पर एरर बनती है। नाउ वी नीड टू रिप्लेस हु बाय दैट। अब यहां पर एक कंसेप्चुअल एरर है। रिमेंबर टू यूज दैट आफ्टर द वर्ड्स ऑल, नन, सम, ओनली, अदर। ये जितने भी डिटर्मिनर हैं, इनसे पहले हु की जगह दैट लगाइए। The sentence contains an error in part 2. The word who should be replaced with that. The reason is that when referring to things or unspecified groups, ठीक है, जिसको आप कहते हैं जहां पर कोई स्पेसिफिक प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। So the reason is that when referring to things or unspecified groups, we use that instead of who. The word who is used for people. ये पहले भी हमने डिस्कस कर लिया, जबकि दैट दोनों के साथ लग जाता है। वहां नन लिखा है ना, ठीक है। is used both people and things, especially in general statements involving word like all, none, some, only, other, etc. इनके लिए आप who का इस्तेमाल ना करें, that का इस्तेमाल करें।
प्लीज जॉट डाउन। In this case, since none is referring to a group in a general sense, that is the correct relative pronoun to use. So the correct sentence would be, there is none that can support you in this crucial period. तो ये इसका सही करेक्शन होगा। प्रोनाउन चैप्टर से ये कंसेप्ट था। आई होप सब बच्चों ने लिख लिया होगा। चलें अगले वाले पर। चलिए, इस वाले पेपर में इन वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कंसेप्ट किस किस से आए हैं, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आ रहे हैं? सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं प्रोनाउन चैप्टर से ही। ठीक है, प्रोनाउन बहुत डीप चैप्टर होता है। नाउन एक इजी चैप्टर होता है, वो लर्निंग के लिए, वो याद करने वाला चैप्टर है। प्रोनाउन एक टेक्निकल चैप्टर होता है, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी होती है। तो प्रोनाउन से एरर मिली है, फिर उसके अलावा आपको एरर मिली है, वर्ब से कुछ एरर मिली है आपको, है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एरर थी यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा whom ever does not come in time will not be allowed to mark his presence. तो इस समय पर नहीं आओगे तो उस आदमी को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो अपनी प्रेजेंस लगा पाए। ये चारों पांचों ऑप्शंस है आपके पास। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा है तो ऑप्शन नंबर 5 आप चूज करें, नो एरर। चलिए, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं। तो यहां पर एक एरर बनती है प्यारे बच्चे, वो पार्ट 1 में है, ऑप्शन नंबर 1 में, whom ever। whom ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है किसका? हु का। जैसे आई के लिए मी, शी के लिए हर, ही के लिए हिम, दे के लिए देम, वैसे हु के लिए whom होता है। अब है क्या कि हम ऑब्जेक्टिव केस लिख रहे हैं सब्जेक्ट की जगह पर, तो ये तो गलत हो गया भाई। मी से आपको सब्जेक्ट, मी से सेंटेंस शुरू करिए, मी इज योर फ्रेंड, मी एम गोइंग समवेयर, हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो whom नहीं होना चाहिए, whoever होना चाहिए। ठीक है, whomever should be replaced with whoever। अब इसका इशारा मैंने आपको पहले ही बता दिया प्यारे बच्चे। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट की जगह पर हु और ऑब्जेक्ट की जगह पर whom। ठीक है, so whoever is the correct word. So the correct statement should be whoever rather than whomever. Whoever does not come in time will not be allowed to mark his presence। ये सही सेंटेंस बना। काफी बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है बच्चे। क्या कह रहा है एक बार देखें। any of the two photos which reflect the natural beauty of Kashmir is worth seeing। कोई भी जो फोटो है जिसमें नेचुरल ब्यूटी दिखाई दे रही है कहाँ की? कश्मीर की, देखने लायक है। ठीक है, ये कह रहा है। चलिए बनाइए, लीजिए टाइमर। चलिए, समय समाप्त हुआ। द टाइम इज अप नाउ। चेक करिए एक बार। आइए समझते हैं इसे। ये जो एनी ऑफ द लिखा है ना पार्ट 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में, यहीं पर एरर है बच्चे, यहीं पर एरर बनती है। रिप्लेस एनी विद द वर्ड ईदर।
देखिए, दो के केस में आप ईदर का इस्तेमाल करिए, ठीक है। ईदर का मतलब एनी ऑफ द टू, फिर नीदर का मतलब नन ऑफ द टू। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दो चीजों के लिए बात हो रही है तो ईदर, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नीदर। तो पहले ईदर पॉजिटिव केस में और नीदर नेगेटिव केस में, इनको प्रेफरेंस देना चाहिए दो के लिए। एनी को रिप्लेस करना है किसके साथ? ईदर के साथ। दो के केस में हमेशा हम पॉजिटिव सेंटेंस में ईदर और नेगेटिव सेंटेंस में नीदर। So the correct statement should be what? Either of the two photos which reflect the natural beauty of Kashmir is worth seeing. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्यारे बच्चे लिख लेना। प्रोनाउन चैप्टर से भी हो सकता है और सब्जेक्ट वर्ब दोनों में आता है ये। लिख लिया सब बच्चों ने? तो के केस में इधर पॉजिटिव में, नीदर नेगेटिव में। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। तो ये रहा प्रश्न संख्या 18। क्या कह रहा है? इन ऑल सर्कमस्टांसेस आई हैव हेल्प्ड हिम एंड ही नोज। हर किसी स्थिति में, परिस्थिति में मैंने उसी की मदद की है और वो इस बात को जानता है। लीजिए, ये रहे ऑप्शंस, ध्यान से बनाना। चलिए, समय समाप्त हुआ, ये चेक करते हैं। तो एरर बनती है यहां पर पार्ट 4, ऑप्शन नंबर 4 में एरर है प्यारे बच्चे, एंड ही नोज, यहां पर एरर बनती है। और बहुत बढ़िया एरर, बहुत अच्छे लेवल की एरर है ये। So the sentence contains an error in part 4. The word it should be placed after knows. He knows. Complete है, incomplete है? He knows. He knows what? ठीक है, तो यहां ऑब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी है। अगर हम यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो ये एम्बिगुअस स्टेटमेंट हो जाएगी। इसका मतलब इसके एक की जगह अनेक मीनिंग निकलेंगे। Correct sentence should be in all circumstances I have helped him and he knows it. ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्ट लिखना वहां पर बहुत जरूरी है प्यारे बच्चे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। इफ समवन हैज कंप्लीटेड द वर्क ही मे लीव। अगर किसी ने काम कंप्लीट कर लिया है तो वो जा सकता है। चलिए, लीजिए टाइमर। समय समाप्त हुआ। इफ समवन हैज कंप्लीटेड द वर्क ही मे लीव। आइए देखते हैं। नो एरर, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। इफ समवन हैज कंप्लीटेड व्हाट? द वर्क, दैट पर्सन में लीव। ठीक है, तो हर चीज अपनी जगह पर बिल्कुल सही, एप्रोप्रिएटली प्लेस्ड है और मीनिंग भी बिल्कुल सही आ रहा है। सो दिस सेंटेंस इज कंप्लीटली एरर फ्री, ग्रामेटिकली और कंसेप्चुअली बिल्कुल सही लिखा है। Hence, no improvement required. That is why option number 5, no error, is the correct answer. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। She lent me some money with the condition that I should return the same within a month. Lent उधार देना, हाँ, बोरो उधार लेना, लिख लेना। लेंट उधार देना, बोरो उधार लेना। लैंड की सेकंड फॉर्म लेंट है। So she lent me some money with the condition that I should return the same
विद इन अ मंथ। देखिए ग्रामेटिकली सही है, कंसेप्चुअली सही है, चेक करिए। चलिए समय समाप्त हुआ, आइए चेक करते हैं। अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल पढ़ने में सही लग रही है, ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली यहां पर एरर है प्यारे बच्चे। कह रहे replace the same by it. The same is used as an adjective. It should not be used as a pronoun. Adjective की तरह इस्तेमाल होता है, pronoun की तरह नहीं। ठीक है, the sentence contain an error in part 4. The phrase the same should be replaced with it. The reason is that the same पहले ही बता चुका है, adjective की तरह इस्तेमाल होता है, pronoun की तरह इस्तेमाल नहीं होता। money के लिए हमें वहां पर it लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बात पैसे के लिए हो रही है, ठीक है, जो कि नॉन लिविंग है, उसके लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। सो इट शुड बी रिप्लेस्ड, इट वहां पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए द सेम की जगह। और सेंटेंस क्या बने, शी लर्नड मी सम मनी विद द कंडीशन दैट आई शुड रिटर्न इट। पैसा वापस करेगा ना विद इन अ मंथ। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। Government departments should share information with one another so that the records are up to date। ठीक है, चलिए जरा ध्यान से बनाएंगे, लीजिए टाइमर। चलिए समय समाप्त हुआ। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया बच्चे, इसी वाले सेशन में ये एरर आ चुकी है और हम डिस्कस कर चुके हैं। एरर बनती है पार्ट 4 में। हाँ, दे की जगह देयर लगाना चाहिए। ठीक है, पढ़ने में ही बड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है, तो वहां पर दे कह रहा ना कितना अजीब, दे रिकॉर्ड्स आर अप टू डेट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो रिकॉर्ड्स हैं वो अप टू डेट रहे, तो देयर लगेगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए। सो दे शुड बी रिप्लेस्ड बाय देयर। सो द करेक्ट स्टेटमेंट वुड बी लाइक व्हाट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स should share information with one another so that their records are up to date। ये ठीक होगा बच्चे। तो बहुत ही जबरदस्त एरर्स थे, कंसेप्ट थे, कितनी सारी चीजें हमने यहां पर सीखी हैं ना, प्रोनाउन से, सब्जेक्ट वर्ब से, नाउन से, अलग अलग चैप्टर से। तो अगर बच्चा देखिए, जब दोनों तरफ की फ्रीक्वेंसी मैच होती है ना, बच्चे भी बढ़िया पढ़ने वाले हों, टीचर भी मन से ईमानदारी से पढ़ाने वाला हो, तो फिर बढ़िया रिजल्ट आता है ना। चलिए तो इस सेशन में इतना ही रखें, तो मिलते हैं अगले सेशन में प्यारे बच्चों। इसी तरीके से मन लगाकर पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में वाले बच्चे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अपना रिवीजन आप रखिए, अपना चीजों को नोट करते रहिए और समय पर रिवाइज करते रहिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में प्यारे बच्चे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।